Hello students, welcome to my channel Incredible Scholars। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी सेक्शन के जो हमने चैप्टर 2 से लिए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आप इनको अगर प्रिपेयर करके जाते हैं तो दिस इज 100% श्योर कि आप कम से कम 90 to 95% आप स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 के पहले क्वेश्चन से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Why is conservation of forest and wildlife is important? ये जो चैप्टर 2 है, ऑब्वियसली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, और इसका जो पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है दैट इज व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट। इनका कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसलिए इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट नंबर 1 टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल बैलेंस। जो हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो भी रिसोर्स होते हैं, ये हमारे पूरे एनवायरमेंट का एक जो इकोलॉजिकल बैलेंस है। वी नो कि हम जो है वो इस अर्थ को, अपने इस प्लैनेट अर्थ को एन नंबर ऑफ स्पीसीज, जिसमें हमारे छोटे से छोटे माइक्रोब से लेके, बैक्टीरिया से लेके और बड़े एनिमल, ठीक है। अगर लैंड एनिमल की बात करें तो लैंड एनिमल्स में हमारा द लार्जेस्ट एनिमल द एलिफेंट, और अगर हम पूरे अर्थ पर अगर हम बात करते हैं तो वी आर शेयरिंग दिस प्लैनेट अलोंग विद ब्लू व्हेल एज वेल, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट एनिमल। Besides the animal species, we have an n number of plant species as well, जो हमारे माइक्रोबियल प्लांट से लेकर एंड द लार्जेस्ट वन दैट इज द banyan tree। तो ऑब्वियसली हम जो है वो इसको शेयर करते हैं इन सभी एनिमल और प्लांट स्पीसीज के साथ, और हम जो है वो इस सिस्टम का केवल एक पार्ट हैं। इस इकोलॉजिकल सिस्टम का हम केवल एक पार्ट हैं। लाइक अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेरी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ। तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। एंड सेकेंडली, एक जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है किसका, प्लांट्स और एनिमल्स का, उसको प्रिजर्व करना, जिससे कि हमारा बेटर ग्रोथ हो किसका, स्पीसीज एंड ब्रीडिंग, better growth of plants and animal species as well as their better breeding। तो इन दोनों रीजन से हमको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। डिस्क्राइब द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एज द नेम सजेस्ट, ये हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया। एंड व्हेन वाज इट पास्ड? इट वाज पास्ड इन 1972। इसको पास किया गया था 1972 में। अंडर दिस, दैट मीन्स अंडर दिस एक्ट, व्हाट वाज डन? A list, an all India list of protected species was published. So first of all, the central government, it had published a list of those species whose population the government found had reached to that level
that if it was declining further, then they would be extinct. अगर शायद उनकी पॉपुलेशन और फर्दर डिक्लाइन होगी तो वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज जो है उसको पब्लिश किया। मेन ऑब्जेक्टिव जो था इसका, व्हाट वाज दैट, प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन। जो हमारी रिमेनिंग पॉपुलेशन थी प्रोटेक्टेड स्पीसीज की, सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो इसको प्रोटेक्ट करना, जो बची हुई पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करना। कैसे? हाउ? बाय बैनिंग हंटिंग को बैन करना, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, जो उनका नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको एक लीगल प्रोटेक्शन देना। दैट मीन्स इफ समबडी tries, any individual or any agency, if it tries to destroy or to cause any harm to their natural habitat or tries to encroach their natural habitat, then they were to be legally punished. And at the same time, by this act, the trade in wildlife, it was completely banned. Under this act, the central and the state government, it had set up national parks as well as the wildlife sanctuaries. हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही डिफरेंट रीजन्स में हमारा नेचुरल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को सेटअप किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सर्टेन प्रोजेक्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एंडेंजर्ड स्पीसीज थी, सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी अनाउंस किए, जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो। इसी तरह से हमारा लेटर ऑन इट हैड अनाउंस्ड द प्रोजेक्ट घड़ियाल, ठीक है, क्रोकोडाइल को सेव करना, ठीक है, प्रोजेक्ट यू कैन से एलिफेंट। तो इस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड सो मेनी डिफरेंट प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, basically for the conservation of these endangered species of animals. Later on, the government had focused not only the protection of only certain species of animals, it began to focus on the protection, on the preservation of biodiversity instead. Biodiversity को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने फोकस किया। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड इन 1980 and 1986, some changes were made in the act and several species of butterflies, beetles, moths as well as the dragonfly was included in this category of protected species of animals. Later on, from 1991, again a change was made, and for the first time certain plant species were also added to the list of preserved species. So this question is very important question from this chapter. Go through all these provisions. Now the next question which is important from this chapter, that is how do different communities contribute in conservation of forest and wildlife resources. यानी कि communities जो हैं उनका क्या रोल है, how are they contributing in conservation of forest and wildlife resources in our country. So we can just mention some of the points. First of all, what do we find कि इंडिया में हमारे कुछ रीजन्स में लोकल कम्युनिटीज दे आर स्ट्रगलिंग
for conservation or to conserve these habitats, that means the habitats of endangered species, along with the government officials. We know that the government officials, the forest department officials, वो क्या करते हैं? They are keeping an eye over the encroachers in the forest areas, the what you can say, the poachers, the hunters. They ensure the protection of the wildlife species as well as their natural habitat. In Sariska Tiger Reserve, which is in Rajasthan, villagers, that means the villages which were located within the Sariska Tiger Reserve, they had fought successfully against the illegal mining. In that area there was an illegal mining, and to stop that they had used the provisions of the Indian Forest and Wildlife Protection Act of 1972. उसको उन्होंने यूज किया and they had successfully fought against the illegal mining in that region. Similarly, in Alwar district of Rajasthan, यहां पर भी हमारे जो 5 villages हैं, उनके villagers ने what have they done? उन्होंने 1200 हेक्टेयर्स का जो एरिया है, अपना जो फॉरेस्ट एरिया है, उसको उन्होंने भैरव देव डाकफ सॉन्चुरी डिक्लेयर कर दिया है. उनके अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसके थ्रू वो किसी भी तरह की हंटिंग या पोचिंग को वो क्या करते हैं? बैन करते हैं. एंड दे प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट. किसी भी तरह का बाहरी एनक्रोचमेंट को वो अलाउ नहीं करते. देन वी नो अबाउट द फेमस चिपको मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय द फेमस एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा इन द हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड. तो यहां पर भी especially in the Tehri hills, यहाँ पर भी what do we find कि the villagers, they had fought successfully against the illegal deforestation in their area. Similarly, the farmers and citizens groups, जिसमें हमारा बीज बचाओ आंदोलन जो हमारा टेहरी में और नवधान्य, ठीक है, ये 2 हमारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू फार्मर्स ने ये शो किया है कि दे आर एबल टू सक्सेसफुली ग्रो, कल्टिवेट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स विदाउट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स. यानी कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को एडॉप्ट करते हैं. Similarly, we have the example of Joint Forest Management Program. Joint Forest Management Program ये भी हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से हमारी जो कम्युनिटीज हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं, हाउ दे वर कमिंग फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर वैल्यूएबल, आवर रिच फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स. Now the next important question from this chapter, that is, write a short note on Joint Forest Management Program. Joint Forest Management Program, this is a good example of how the communities can be involved in the task of conservation of forest and wildlife. So this program, this was in formal existence. ये formally it came in existence in 1988. 1988 में इसकी शुरुआत हुई, जब हमारा स्टेट ऑफ ओडिशा, जब हमारा ओडिशा
राज्य ने सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास किया, किसके लिए? जीएफएम के लिए, यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है ये हमारा बेसिकली डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस। यहां पर जो भी हमारी लोकल कम्युनिटीज होती हैं, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाता है और एक कमेटी एट द लोकल लेवल पर एक कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ये जो कमेटी है वो बेसिकली क्या करती है, ये हमारा जो भी प्रोटेक्शन एक्टिविटीज होती हैं उसको वो अंडरटेक करती हैं, स्पेशली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको मैनेज करता है। इसके बदले में जो हमारे ये जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या हमारे इन कम्युनिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या मिलता है? उनको नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको अलाउ होता है कि वो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट एरिया से, और साथ ही साथ जो भी हमारा टिम्बर का हार्वेस्ट होता है थ्रू सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, तो उसमें भी उनको शेयर दिया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है, 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में जो हमारे फॉरेस्ट हैं दे आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। पहली जो कैटेगरी है वो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट की है। अब ये जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं, हमारे इंडिया के अंदर जो भी हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका करीब करीब आधा, करीब 50% से ज्यादा हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया के अंदर वो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट को बिलोंग करता है। ये फॉरेस्ट हमारे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं, किसके लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन पर्पसेस के लिए। ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं ये हमारे परमानेंट फॉरेस्ट हैं, ठीक है, दीज आर द परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट, और इसको मेंटेन किया जाता है टिम्बर, नॉन टिम्बर, टिम्बर और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स के लिए, और साथ ही साथ कंजर्वेशन पर्पसेस के लिए। दूसरे हमारे, और ये भी हमको याद रखना है कि जो हमारी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सो दीज फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन मध्य प्रदेश। दूसरा हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमारा करीब करीब टोटल हमारे जितना फॉरेस्ट एरिया है उसका 1/3 हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में। फॉरेस्ट इज फर्दर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेप्लीशन, और ये जो हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं ये बेसिकली हमारे वो फॉरेस्ट हैं जो ऑलरेडी हमारे क्या है, डेप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उसको फर्दर डेप्लीशन से प्रोटेक्ट करना। इसका भी ऑब्जेक्टिव हमारा वही है। ये भी हमारे क्या होते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स होते हैं जिनको मेंटेन किया जाता है बेसिकली टू प्रोड्यूस टिम्बर एंड नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स as well as for the protection purposes. तीसरे हमारे unclassed forest. Unclassed forest ये हमारे वो फॉरेस्ट हैं जो हमारा न तो प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में आते हैं और न ही रिजर्व फॉरेस्ट की। अनक्लास्ड, इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं दे आर मैनेज्ड बाय, ओन्ड बाय, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट, द लोकल कम्युनिटीज एज वेल एज बाय इंडिविजुअल्स। और इस तरह के जो हमारे फॉरेस्ट हैं, इन फॉरेस्ट के अंदर जो हमारे कस्टमरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो राइट्स होते हैं वो भी दिए गए हैं, और इस कैटेगरी के ज्यादातर फॉरेस्ट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं, ठीक। तो विद दिस
This was the last question from this chapter. That means from chapter 2, which is important for the purpose of board examination. Now the next important chapter, that is water resources. Water is an important resource and we cannot imagine life without water. पानी के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते. We are getting water from a variety of sources. लेकिन कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारे अर्थ पर है वो हमारा फिक्स है. इट कैन नेदर बी इंक्रीज नॉर कैन बी डिक्रीज. इट इज ओनली सर्कुलेटिंग बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर थ्रू अ साइकिल जिसको हम वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं. द रीजन्स, जब हम ये कहते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी और द शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में वो रीजन्स आते हैं जहां पर बारिश कम होती है, यानी कि डेजर्ट एरियाज. अगर हम कहें तो बेसिकली इंडिया के अंदर अगर हम वाटर स्कैर्सिटी या शॉर्टेज ऑफ वाटर की बात करते हैं तो बेसिकली इमीडिएटली हमारे दिमाग में क्या चीज आएगा? वी कैन इमेजिन द पिक्चर ऑफ विमेन in Rajasthan who cover long distances with matkas on their heads. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. उन एरियाज में जहां पर हमारा बारिश बहुत ज्यादा होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज सफिशिएंट, लेकिन फिर भी द एरियाज दे फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर. रीजंस हमारे दो होते हैं. हम वाटर की स्कैर्सिटी को डिस्कस करेंगे अंडर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. पहला क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स. हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे कि भाई क्या वजह है कि हम क्वांटिटेटिवली वाटर की स्कैर्सिटी को फेस करते हैं. ठीक है, यानी कि अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की यहां पर बात कर रहे हैं, क्वांटिटी वाइज पानी अवेलेबल है लेकिन इट इज नॉट सफिशिएंट एज पर द डिमांड ऑफ द पीपल. दूसरा हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जहां पर वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी, इट कुड बी सफिशिएंट फॉर द पीपल इन अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स, बट द क्वालिटी ऑफ वाटर इज नॉट अप टू द मार्क. और जिसकी वजह से आप सीधा सीधा कह सकते हो कि the people they face the scarcity of water. So the first important question which is from this chapter 3, water resources, that is what are the major causes of water scarcity. Water scarcity. या हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं. हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट फॉर वाटर स्कैर्सिटी, और इसी को हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के साथ भी जोड़ सकते हैं. तो मैं
इस क्वेश्चन को जो डिस्कस करूंगा वो दोनों ही एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। अगर आपके पास क्वांटिटेटिव आता है तो आप क्वांटिटेटिव लिखोगे, क्वालिटेटिव आता है क्वालिटेटिव लिखोगे, और अगर आपको जनरल क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ही तो यू कैन जस्ट मेक अ मिक्स ऑफ विच ऑफ ऑल दीज रीजंस। तो पहला हमारा द मेन रीजंस और कॉजेस for water scarcity are, first of all, quantitative aspect. Number one, increasing population. अब देखो भाई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिक्वायर मोर फूड एज वेल एज water for variety of their daily needs. अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए और साथ ही साथ जो हमारी पॉपुलेशन है इसको फूड की भी जरूरत होगी, तो ऑब्वियसली फॉर ग्रोइंग मोर फूड फॉर सच अ पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वाटर इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर हमारा एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ विच वी फाउंड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, scarcity of water in comparison to its demand. Another important reason, that is, what do we say? The increase in irrigated area. In order to increase the food production, जो हमारा लैंड है अंडर कल्टीवेशन इट हैड एक्सपैंडेड. Farmers, they are also now become less dependent on rain. They have now installed tube wells for the purpose of irrigation in their fields. Obviously, जब हमारा irrigated area बढ़ा और farmers की dependence जो है वो well या ट्यूबवेल इरिगेशन पर इंक्रीज हुई, तो ऑब्वियसली द एरियाज जहां पर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा है उन एरियाज में, और द एरियाज विच आर नोन फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन द डिमांड एंड इट्स अवेलेबिलिटी. Thirdly, commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture. With increasing population, we know that the demand for food grains had increased. Obviously, in order to grow more and more food, not only the area under irrigation, under agriculture had increased, but also the farmers, they began using the
high yielding variety of seeds which require more water for irrigation. पहली चीज, they are now growing those crops which are water intensive. जो अब ज्यादा उन क्रॉप्स को वो ग्रो करते हैं बेसिकली in making more profit, which require more and more water for irrigation. For example, the farmers, they are now prefer to grow wheat and rice in their fields instead of growing cereal crops which require less water like that of millets. वो ज्वार या बाजरा या रागी इन क्रॉप्स का कल्टीवेशन कम करते हैं क्योंकि इनमें उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है. रादर दे प्रेफर टू ग्रो मोर राइस एंड व्हीट. क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है और ज्यादा डिमांड होने से इसका प्रॉफिट मार्जिन भी उनको ज्यादा मिलता है. तो इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट दे are growing wheat and rice which require more water for irrigation, and this is another major cause of water scarcity. Fourthly, industrial development, or you can say the expansion of industries. Expansion of industries. The growing population also require a variety of finished products to meet their needs. And those products are, as we know, produced in modern industries. ये जो हमारी industries हैं, they require water. They are the heavy users of water for a variety of industrial processes. उनको जो है वो वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को के लिए पानी की जरूरत होती है, बल्कि इसके साथ साथ दे आर द हेवी यूजर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. न केवल वो वाटर के हेवी यूजर्स हैं फॉर अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, टुगेदर विद दैट दे ऑल्सो रिक्वायर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो अगेन वी फाइंड a scarcity of water in such a condition wherever or whenever the industrial base is expanding. Fifth and the most important reasons why we face the scarcity of water, that is growing urbanization. Growing urbanization. With the expansion of industries, the cities are also expanding, because we know that industries are mostly located in cities and towns. And since the industries, they require workers to work in them for making the production, together with that the city provides better living conditions. भाई उनको जो लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, they could find better job opportunities there, क्योंकि भाई जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनमें एज अ वर्कर उनको काम मिल सकता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड. फिर इसके अलावा हमारा अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल, दे कुड वर्क इन सिटीज एज प्रोफेशनल्स. वो एज प्रोफेशनल्स काम कर सकते हैं. तो यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आर गेटिंग एक्सपैंडेड. एंड मोर ओवर सिटीज में चूंकि हमारी जो सिविक एमिनिटीज होती हैं, दे आर बेटर. द पीपल दे फाइंड बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज,
sanitation. Obviously the people, they are not prefer to live in cities and towns. So this is leading to a large scale migration of people from rural areas to urban areas. और चूंकि हमारी cities expand हो रहे हैं and city life or the urban life, this is obviously leading to increasing exploitation of water, and obviously this is what leading to the scarcity of water in a region. तो ये तो हमारे सारे जो रीजंस हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिलेट करते हैं. अगर हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे आते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी. तो वाटर स्कैर्सिटी के हमारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी फाइंड? डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स without their proper treatment. यानी कि बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के हमारे जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है. कहां पर? इन द वाटर सोर्सेस. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स विदाउट देयर प्रॉपर ट्रीटमेंट into the nearby water source. तो जो भी हमारे रिवर है, लेक है या पॉन्ड्स हैं, दे आर गेटिंग पोल्यूटेड. जो वाटर की क्वालिटी है, इट इज गेटिंग डिग्रेडेड, डेप्लेटेड and not remain fit for use. Secondly, sewage from domestic areas is also discharged into the water sources without proper treatment. बिना ट्रीटमेंट के सीवेज वेस्ट को भी क्या कर दिया जाता है? इनको हमारे जो वाटर सोर्सेस हैं उनमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है. डिस्चार्ज ऑफ sewage from our homes, or you can say the domestic areas, directly into the water bodies, the water sources, obviously pollute them and degraded their quality. Thirdly, pesticides, fertilizers, pesticides, insecticides, and many harmful chemicals from farms reach to water bodies with rainwater and pollute them और उनको क्या कर देते हैं? वो पॉल्यूट कर देते हैं. इसमें हमारे दोनों कुछ पार्ट हमारा
जो इन फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का होता है, ये हमारा रेन वाटर के साथ सीपेज, उसका सीपिंग होता है, उसका प्रक्लेशन होता है, दे आर रीचिंग टू अवर अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज, उसको पॉल्यूट करते हैं। और दूसरा, वो रेन वाटर के साथ कहां पहुंच जाते हैं, हमारे जो सरफेस वाटर सोर्सेस होते हैं, रिवर्स है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर वो उनको पॉल्यूट कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर इन दीज सरफेस वाटर सोर्सेस। तो ये हमारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो क्वांटिटी को हाईलाइट करते हैं, और दूसरे हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जहां पर हम ये तो देख रहे हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इट कुड नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन। Now let us discuss about the importance of multi-purpose projects। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का हमारा क्या एडवांटेज है या उनका हमारा क्या इंपॉर्टेंस है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सिंपली हम कह सकते हैं कि ये हमारे डैम्स होते हैं, डैम्स विच आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स। डैम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, here just see the importance of multi-purpose projects. So importance of multi-purpose projects, importance of multi-purpose projects. Number one, help in irrigation and reduce farmers dependence on rain। भाई हमारे ये जो डैम्स होते हैं, डैम से हम क्या कर सकते हैं, डैम्स में जो हमारा रिवर वाटर होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं और उसको चैनलाइज करते हैं थ्रू द कैनल्स। तो ऑब्वियसली ये पानी को हम यूज कर सकते हैं फॉर द इरिगेशन पर्पसेस इन द फील्ड्स। तो जब हमारे फार्मर्स इस पानी को यूज कर रहे हैं तो उनका डिपेंडेंस ओवर द रेन ऑब्वियसली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एंड दे आर एबल टू ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। सेकेंडली, हेल्प इन generation of hydroelectricity का generation, this is an important, this is a very important reason why the dams were constructed। अब यहां पर हमको दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो इरिगेशन के लिए फार्मर्स का डिपेंडेंस ऑन रेन ये रिड्यूस होगा, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो इस तरीके से हमारा आप कह सकते हो कि जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, दे हेल्प इन agricultural development as well as they help in industrial development of our country, and this is the reason why Pandit Jawaharlal Nehru described the multi-purpose projects
as the temple of modern India, क्योंकि एक तरफ they help the farmers to reduce their dependence on rain for irrigation and thus help in agricultural development. और जब हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, जो विलेज इकोनॉमी है, इट विल ग्रो. सो दिस वे these multi-purpose projects help in growth of rural economy and together with that, इसके साथ साथ ये जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट. तो इसको सप्लाई किया जाता है इंडस्ट्रीज को. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हमारा हेल्प करेगा इन ग्रोथ ऑफ सिटीज. तो यहां पर हमारा जो अर्बन इकोनॉमी इट विल ग्रो एंड टुगेदर विद दैट रूरल इकोनॉमी विल ग्रो. तो इससे हमारा एक इंपैक्ट क्या होगा, द होल ऑफ कंट्री विल ग्रो. तो पूरा का पूरा देश हमारा डेवलप करेगा. एंड दिस इज द रीजन व्हाई पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि ये हमारे आधुनिक भारत के क्या है, मंदिर है. Thirdly, these multi-purpose projects supply water to industries which use water in a number of processes. हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, उन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी हमारा कई जगह पानी की जरूरत होती है. तो ऑब्वियसली ये जो हमारा डैम्स हैं या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, दे सप्लाई वाटर टू इंडस्ट्रीज एज वेल. ठीक है, जहां पर इसको यूज किया जाता है फॉर अ वेराइटी ऑफ या इन अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. फिर ये जो हमारे डैम्स हैं, ठीक है, या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, दे हेल्प इन इनलैंड नेविगेशन एंड दस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. अब वाटर ट्रांसपोर्ट वी नो ये हमारा एक तो इको फ्रेंडली होता है, दूसरा इट इज चीपर. तो इस तरह से ये हमारे इनलैंड नेविगेशन में भी हेल्प करता है, या आप कह सकते हो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी सपोर्ट करता है. फिफ्थली, ये जो हमारे डैम्स होते हैं या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे हेल्प इन फिश ब्रीडिंग. ठीक है, ये हमारा फिश ब्रीडिंग ग्राउंड्स डेवलप करने में या फिश ब्रीडिंग में भी हेल्प करते हैं. फिशिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत अच्छे हैं. सिक्सथली, एक और हम इसका इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, एक और वजह से दे आर इंपॉर्टेंट, दे इंक्रीजेस द सीनिक ब्यूटी of a region and thus helping recreation activities के लिए भी आप इसको यूज करते हैं. मोरोवर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड. Every year during the rainy season, when our rivers are getting overflooded, तो उस समय पर फ्लड को कंट्रोल करना, ये हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स उसको सपोर्ट करते हैं.
So these are some of the advantages of the multi-purpose projects. ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, दो बनते हैं बल्कि, एक तो हमारा ये बन जाएगा और दूसरा हमारा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी हमारा ये स्टेटमेंट आ जाता है, दैट व्हाई डिड ही से। तो मैंने आपको रीजन बताया कि हमारा एक तो पहली चीज ये हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में सपोर्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे तो हमारी रूरल इकोनॉमी डेवलप होगी, और दूसरा दे हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इस तरह से हमारी अर्बन इकोनॉमी भी डेवलप करती है। और जब दोनों ही इंटीग्रेट होकर एक साथ प्रोग्रेस करेंगे तो हमारा ओवरऑल कंट्री भी क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। Now moving to the next question, we have the question that is multi-purpose projects have come under great scrutiny in recent years, यानी कि हाल के वर्षों में जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं या जो डैम्स हैं जिनके हमने अभी एडवांटेजेस को डिस्कस किया था, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में वो हमारा एक मेजर क्या बन गए हैं, कंट्रोवर्शियल इश्यू बन गए हैं, या हम कह सकते हैं एक्सप्लेन द डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के हमारे क्या एडवांटेजेस हैं, सॉरी डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस of multi-purpose projects। पहला अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो व्हाट इज दैट, they affect the natural flow of water and leads to excessive sedimentation। Excessive sedimentation and rockier bed। तो जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारा नेचुरल फ्लो है पानी का उसको वो अफेक्ट करते हैं, और इससे हमारा अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है, और जो हमारा रिवर बेड है या जो हमारा स्ट्रीम बेड है वो हमारा रॉकियर हो जाता है। अब रॉकियर बेड, दिस कॉजेस पुअर ग्रोथ ऑफ flora, and therefore affect adversely the aquatic life। इससे हमारा जो एक्वेटिक लाइफ है वो हमारी एडवर्सली अफेक्ट होती है। ठीक है भाई, जो हमारा एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक जो फौना है वो हमारा बेसिकली ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स पर डिपेंड करता है जो हमारे स्ट्रीम बेड पर ग्रो होते हैं, लेकिन चूंकि वो रॉकियर हो गया वहां पर तो नहीं हो सकते। तो दिस इज द रीजन कि वो हमारा एडवर्सली अफेक्ट होता है। दूसरा, they lead to
they lead to excessive, they lead to fragmentation of mainstream. भाई आपका एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो गया, सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, और इस एक्सेसिव सेडिमेंटेशन की वजह से क्या होता है, हमारी जो रिवर स्ट्रीम होती है या जो हमारी वाटर स्ट्रीम होती है, ये हमारी फ्रेगमेंटेड हो जाती है, डिवाइडिंग इनटू मेनी चैनल्स, और जिसकी वजह से, ठीक है, मेन स्ट्रीम दैट adversely affect the migration of aquatic fauna especially for स्पॉनिंग पर्पसेस के लिए जो हमारा माइग्रेशन होता है, जो सीजनल माइग्रेशन होता है, वो हमारा क्या होता है, अफेक्ट होता है. थर्डली, द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे लीड्स टू submergence of a large area underwater. बहुत बड़ा एरिया जो है वो अंडर वाटर क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है. दिस affect the local forest and wildlife रिसोर्स. ये हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को क्या करता है, उस रीजन में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है. फोर्थ वन, और क्या हो सकता है इसका, देखो, ये जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, in recent years they have become a major cause for interstate disputes over the issue of sharing cost and benefits. कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स को लेकर जो हमारे स्टेट्स हैं, उनके बीच में हमारे डिस्प्यूट्स का एक बहुत बड़ा रीजन बन रहे हैं. फिफ्थली, ये जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, चूंकि ये इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, थ्रू आउट द ईयर वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहती है, तो दे हैव लेड टू अ चेंज in cropping pattern in different regions. Farmers are shifting from
dry crops to production of water intensive water intensive crops. ठीक है, तो दीज आर द 5 मेजर कॉजेस, और भी आप इसमें मेंशन कर देते हैं. ठीक है, हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं. इट्स योर चॉइस, आप चाहें तो इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज एनी 5. So I'm just writing the other causes as well, that why they have come under great scrutiny in recent years, or why are they mainly criticized. देखिए, ये जो हमारे डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया गया था टू कंट्रोल द फ्लड, तो व्हाट डू वी फाइंड in recent years the big dams triggered floods that cause loss to life and property at larger scale. Moreover, they are now causing a serious threat to the ecological and environmental balance. So these are some of the reasons causing serious threat to environment. Okay? So these are some of the points you can just write as part of answer to this question. Now let us discuss the next question. So the next question we have here, describe the water harvesting systems in India. We know that water is very important resource. Conservation of water resource, that is very much important, क्योंकि इसके बिना life is not possible. Since the ancient period we do find कि हमारा water harvesting system, water harvest करने के लिए the different methods were in use, and they are still in use in many parts of our country. So let us discuss the water harvesting systems in India. तो पहला हम देखते हैं, since the ancient period, since the ancient period in India we find along with the sophisticated hydraulic structures, चाहे वो हमारा सुदर्शन लेक हो, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने कंस्ट्रक्ट किया था इन द
Saurashtra region, to overcome the scarcity of water in that region during the, you can say, around 326 BC. चाहे हम बात करते हैं हौज खास की, which had been constructed during the medieval period to meet the needs of the people living in the city within the city fort. चाहे हम लेक की बात करते हैं इन भोपाल, जहां पर एक बहुत बड़ी बाबरी जो है उसका कंस्ट्रक्शन कराया गया, ठीक है, बेसिकली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द पीपल. तो ये जो हमारे सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे, इनके साथ साथ हमारा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देयर वॉज existing and extraordinary tradition of water harvesting. वाटर हार्वेस्टिंग का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन जो है हमारे पूरे देश में डिफरेंट एरियाज में था. पीपल हैड इन डेप्थ, लोगों के पास इन डेप्थ नॉलेज हुआ करता था. इन डेप्थ नॉलेज of rainfall regime and soil types ये जो लोग होते थे इनको पूरा नॉलेज थी किस चीज की, रेनफॉल की, कब बारिश होगी और कितनी बारिश होगी, और साथ साथ सॉइल की टाइप पर, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज, इस नॉलेज के बेस पर उन्होंने क्या किया, व्हाट डिड दे डू, ठीक है. दे हैड developed knowledge, they had developed a wide range techniques for rainwater harvesting. For meeting their needs, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए. Thirdly, what do we find in hills and mountain regions? In hills and mountain regions, अगर हम हिल्स ऑफ माउंटेन रीजन्स में जाएं तो व्हाट डू वी फाइंड, पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल्स. लोगों ने क्या किया, डाइवर्जन चैनल्स बिल्ड किए. डाइवर्जन चैनल्स, ठीक है, जिनको जैसे हमारे लाइक कुल्स एंड गुल्स होते हैं हमारे ऑफ द वेस्टर्न हिमालयास,
द वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज में हमारे पास क्या है, कुल्स एंड गुल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर। इसी तरह से अगर हम बंगाल में जाते हैं तो बेसिकली हिल्स ऑफ माउंटेन्स में एग्रीकल्चर के लिए क्या किया गया, डाइवर्जन चैनल्स, जैसे हमारे कुल्स और गुल्स हैं आपके वेस्टर्न हिमालयाज के, तो इसको बेसिकली फार्मर्स ने यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है। फिर हमारा इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, इन एरिड एंड सेमी एरिड regions of Rajasthan, regions of Rajasthan, ठीक है, जो हमारे एरिड और सेमी एरिड रीजन हैं राजस्थान के, ठीक है, यहां पर हमारे जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, ठीक है, द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स are converted into, यहां पर इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, रेन फेड स्ट्रक्चर्स, रेन फेड स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो हमारा रेन होती है, बारिश होती है, उस बारिश को इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स में क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इससे हमारा पानी जो है वो ज्यादा लंबे समय तक स्टोर रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स टू अलाउ वाटर, ठीक है, स्टोर्ड, ठीक है, विच हेल्प in retention of moisture, retention of moisture for a long time, लंबे समय के लिए वहां पर नमी, मॉइस्चर को क्या किया जाता है, रिटेन किया जाता है, ठीक है। इज इट फाइन? Then, in flood plains of Bengal, लोगों ने क्या किया, inundation channels को, in flood plains of Bengal, बंगाल के जो फ्लड प्लेन्स हैं यहां पर people developed inundation channels to irrigate their fields, to irrigate their fields. इन अनइंडेशन चैनल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, रिवर वाटर को चैनलाइज करते हैं टुवर्ड्स देयर फील्ड्स, और उससे वो अपने फील्ड्स को क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, ये जो हमारे एरिड और सेमी एरिड रीजन में जो हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है रेन फेड स्ट्रक्चर्स में, दे आर नोन एज खादिन्स, इनको जैसलमेर में खादिन्स बोला जाता है और जोहाट्स बोला जाता है इन अदर पार्ट्स। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है खादिन्स एंड जोहाट्स क्या है। तो खादिन्स एंड जोहाट्स आर बेसिकली, ठीक है, ये हमारे वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है, रेन वाटर को स्टोर किया जाता है, जिससे कि मॉइस्चर को लंबे समय तक रिटेन किया जा सके। फिर रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग
रेन वाटर हार्वेस्टिंग is popular in arid regions of राजस्थान। जो राजस्थान के एरिड रीजन है जहां पर बारिश बहुत कम होती है, उन रीजन्स में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन इन मेघालय, मेघालय में बैम्बू pipes are used for carrying water, for transporting water, for transporting stream water to fields। और फील्ड्स में भी ये क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन को यूज करते हैं, जहां पर ये जो हमारे बैम्बू पाइप्स होते हैं उनमें होल्स किए जाते हैं और जो भी हमारा प्लांट होता है उस प्लांट के ऊपर ही हमारा ड्रॉप पानी की गिरती रहती है। तो दीज आर द डिफरेंट वेज कि किस तरीके से हमारा डिफरेंट रीजन्स में किस तरह के हमारे डिफरेंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। पास्ट के जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी आप रिवाइज कर लीजिए। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप चैप्टर 1, 2 एंड 3 इसके दोनों वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देखें। सॉरी, चैप्टर 1 का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, चैप्टर 2 एंड 3 is in this video. So just go through the revision of this. If you like the video, please comment over the video and subscribe the channel as well. Refer to your friends who are preparing for the board examination. Thank you. All the best.